चलिए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोई आम व्यक्ति कितना सुरक्षित है? दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर क्या बोली आप? क्या पीएम बन जाएंगे तानाशाह और भ्रष्ट होंगे सीएम? मंत्रियों को हटाने वाले बिल पर क्यों बलबिला रहा विपक्ष? क्या एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे पीएम? रूसी तेल खरीद पर यूएस भारत से खफा, लेकिन चीन पर मेहरबान। पहले जेलेंस्की, अब पुतिन का कॉल पीएम मोदी को। मेरे लिए जेलेंस्की ठीक है, ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले जब मेलोनी भूल गई कि माइक ऑन है। अमेरिका ने इस देश के पास भेजी 3 विध्वंसक वॉरशिप। ट्रंप के इशारे पर भारत में छटनी करने वाले लैरी एलिसन को तगड़ा झटका। मिसेस हाथी अंबिका रंजनकर ने छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और श्रेयस की गलती नहीं, पर उनके बदले किसे निकाले? अगर करके जवाब पर क्यों उठे सवाल। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की घटना सामने आई है। यह वाकया तब हुआ जब वह सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी सक्रिया को हिरासत में ले लिया है। सीएम पर हमले के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो कोई आम आदमी कितना सुरक्षित है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम पर हमले की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्र सरकार लोकसभा में बुधवार को एक विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक का मकसद प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों या जम्मू कश्मीर समेत केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर पद से हटने के लिए एक कानून बनाना है। इस विधेयक की बात सामने आते ही विपक्ष ने विवाद करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि इससे केंद्र सरकार और तानाशाह बन सकती है। विपक्ष के इन्हीं दावों की पड़ताल एक्सपर्ट्स के साथ की गई। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। जिन 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश किया जाएगा वह संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान वांग यी ने तियानजिन में आयोजित होने जा रहे एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी का निमंत्रण प्रधानमंत्री को सौंपा। ऐसे में पीएम मोदी जल्द ही चीन के दौरे पर चीन जाएंगे। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की असहमति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन के निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धन्यवाद किया और समिट में शामिल होने की सहमति जताई। पीएम मोदी की यह चीन की छठी यात्रा है। नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन की चीन द्वारा अध्यक्षता किए जाने के प्रति समर्थन जताया और कहा कि वे तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों ने वक्त वक्त पर चीन की यात्राएं की है। इन यात्राओं का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाना, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। चीन की पहली यात्रा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में की थी। इसके बाद से राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया।
रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को डबल करते हुए 50% करने का ऐलान किया था और यह एक्स्ट्रा 25% आने वाली 27 अगस्त से लागू होने वाला है, तो वहीं रूसी तेल के दूसरे बड़े खरीदार चीन पर इसे लेकर कोई सख्ती नहीं दिखाई गई है। ट्रंप की इस दोहरी राजनीति और चीन पर मेहरबानी की कड़ी आलोचना हुई है। अब इसे लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया और बताया है कि आखिर क्यों अमेरिका पर मेहरबानी और भारत पर टैरिफ की मार पड़ी है। सबसे पहले बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के नजरिए से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद देश पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। उन्होंने साफ कहा था कि यह एक्स्ट्रा टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदारी बढ़ाने को लेकर लगाया गया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा गया था कि अमेरिका ने रूस के सस्ते तेल आयात को निशाना बनाया। हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। नई दिल्ली से यूक्रेन की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर है, लेकिन 3 साल से ज्यादा समय से चल रही इस लड़ाई में भारत का किरदार अहम हो गया है। रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत अपनी तटस्थ और संतुलित कूटनीति के जरिए एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभाई है। भारत की रूस से कच्चा तेल खरीदने की क्षमता ने नई दिल्ली को इस जंग को प्रभावित करने की आर्थिक ताकत दे दी है। भारत प्रत्यक्ष रूप से भले ही इस युद्ध को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप कहते हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर रूस के वॉर मशीन की फंडिंग कर रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों के साथ भारत के मजबूत संबंध, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक मंचों पर संवाद व शांति की वकालत ने इसे इस संघर्ष में एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में उत्प्रेरक का काम किया है। इस मुलाकात के बाद ही व्हाइट हाउस में ट्रंप की जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की पृष्ठभूमि तैयार हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कर शांति लाने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। इस दौरान यूरोप के नेता भी मौजूद रहे। यह एक तरह से त्रिपक्षीय वार्ता थी, लेकिन इस मीटिंग से पहले ऐसा भी वक्त आया जब ट्रंप सहित कई यूरोपीय नेता भूल गए कि उनका माइक ऑन है। ऐसे में कई दिलचस्प बातें रिकॉर्ड हो गई। व्हाइट हाउस में सोमवार को ट्रंप, जेलेंस्की और अन्य नेता बातचीत के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इससे पहले सभी नेता एक दूसरे को मिलकर उनका हालचाल जान रहे थे, लेकिन वे इससे बेखबर थे कि माइक ऑन है। इस दौरान ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से यह कहते हुए सुना गया कि अच्छे लग रहे हो, थोड़े टैन हो गए हो, सब ठीक है, अच्छे लग रहे हो। इस पर मैक्रो कहते हैं कि शुक्रिया काम करने के लिए। इस बैठक के दौरान ट्रंप को ये भी कहते हुए सुना जा सकता था कि मैं पुतिन को फोन कर सकता हूं और एक त्रिपक्षीय बैठक बुला सकता हूं। मुझे लगता है कि वह समझौता चाहते हैं, वो मेरी खातिर समझौता चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के नजदीक 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 3 अमेरिकी एजिस क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक वॉरशिप अगले 36 घंटों में वेनेजुएला तट के पास पहुंच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े एक्शन को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि उनका देश अपने हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने अमेरिकी आक्रामकता से निपटने के लिए लाखों मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने जिन युद्धपोतों को वेनेजुएला के पास तैनात किया है उसमें यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन भी शामिल है। इन युद्धपोतों के अलावा कई P-8 समुद्री गश्ती विमानों, युद्धपोतों और कम से कम एक हमलावर पनडुब्बी को भी तैनात किया जा रहा है।
दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक ओरेकल ने भारत में करीब 10% कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद यह फैसला किया। इसकी टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के इशारे पर ही कंपनी ने यह हरकत की है। इसी बीच मंगलवार को कंपनी के शेयरों में करीब 6% गिरावट आई। इससे कंपनी के फाउंडर और पूर्व सीईओ लैरी एलिसन को $15 अरब की चपत लगी। एलिसन की ओरेकल में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एलिसन की नेटवर्थ अब $286 अरब रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 94.4 अरब की तेजी आई है। एलिसन ने करीब 37 साल तक ओरेकल की कमान संभालने के बाद सितंबर 2014 में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वह कंपनी के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। पिछले साल ओरेकल के भारत में 28,824 कर्मचारी थे। कंपनी के बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा और कोलकाता में ऑफिस है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले काफी समय से अपनी कहानी ही नहीं बल्कि एक्टर्स के शो छोड़ने को लेकर भी चर्चा में है। आए दिन किसी न किसी कलाकार के तारक मेहता छोड़ने की खबरें आती रहती है और फिर बाद में उनका खंडन कर दिया जाता है। अब खबर चल रही है कि मिसेस कोमल हाथी का रोल प्ले करने वाली अंबिका रंजनकर ने तारक मेहता क्विट कर दिया है। ऐसी खबरें इसलिए उठी क्योंकि अंबिका शो के पिछले कुछ एपिसोड्स में नजर नहीं आई, इसलिए फैंस ऐसे कयास लगाने लगे। कुछ दिन पहले जेठालाल, दिलीप जोशी और बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता के भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की खबरें आई थी। हालांकि दोनों एक्टर्स ने इसे अफवाह करार दिया। अब मिसेस हाथी यानी अंबिका रंजनकर ने भी अपने एग्जिट पर रिएक्शन दिया है। अंबिका रंजनकर ने बातचीत में कहा कि नहीं, मैंने शो नहीं छोड़ा है, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा अभी भी हूँ। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में खेलने वाली इस टीम में शुभमन गिल उपकप्तान होंगे, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा श्रेयस अय्यर को टीम में जगह न मिलने पर हो रही है। पिछले कुछ समय में अय्यर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स और 2025 में किंग्स 11 पंजाब को फाइनल तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा था। एशिया कप के मैच 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, ओमान और हांगकांग की टीमें खेलेंगी। मुंबई में टीम सिलेक्शन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि टीम में श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अय्यर की कोई गलती नहीं है, उन्हें बस अपने मौके का इंतजार करना पड़ा है। आप ही बताइए उन्हें शामिल करने के लिए किसे बाहर किया जाए। अय्यर के सिलेक्शन न होने के सवाल पर अगरकर ने कहा, यशस्वी जायसवाल भी टीम में नहीं है। अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं और वो बॉलिंग कर सकते हैं। इन दोनों में किसी एक को ही जगह मिल सकती है। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही बात है। टीम में शामिल ना होना उनकी गलती नहीं है।